हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में आपातकालीन व्यवस्था। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था है जो किन अनुच्छेदों में दिया गया है और इसे कब लगाया जाता है, इसे लागू करने के क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे लागू किया जाता है। आज हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इसका प्रथम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने आपातकालीन व्यवस्था में जो हमारे संविधान में 3 प्रकार से आपातकाल की व्यवस्था दी गई है, उसका प्रथम प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल। उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आपातकाल के द्वितीय और तृतीय प्रकार को देखेंगे। हम यहाँ चर्चा करते हैं आपातकाल व्यवस्था की, तो यह भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका संविधान में प्रावधान किया गया है और संविधान में 3 प्रकार से आपातकालीन व्यवस्था रखी गई है। प्रथम प्रकार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और इसे हम विस्तार से पार्ट फर्स्ट में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के रूप में इसे लगाया जाता है। थर्ड है वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 के तहत जब देश में वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो तब यह आपातकाल लगाया जाता है। तो आज हम संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके अनुसार अनुच्छेद 355 कहता है केंद्र को इस कर्तव्य के लिए पाबंद करता है या विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंधन व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेगी। इस प्रकार यदि कोई भी सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं और संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीनस्थ चली जाती है, इस वजह से इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और ये राज्य में लगाया जाता है, इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण इसे लगाया जाता है तो इसे सामूहिक आपातकाल भी इसे बोला जाता है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार आपातकाल लगाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह आधार देता है कि यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति राज्यपाल, जो कि केंद्र द्वारा राज्य में इसे मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यदि राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट दी है तो यह आधार हो सकता है। और एक अन्य आधार जो दूसरे ढंग से हम ले सकते हैं कि राज्यपाल के विवरण के बिना, यानी रिपोर्ट राज्यपाल ने नहीं दी किंतु अन्य आधार पर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चलाई जा रही है, तो भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य की शक्तियां अपने अधीनस्थ कर ले। साथ ही अनुच्छेद 365 है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 365 अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, केंद्र की अवमानना करता है, उनके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो भी यह समझा जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। हमें देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन है, इसको संसदीय अनुमोदन किस प्रकार और इसकी जो समय अवधि है, इसकी जो समय की अवधि है वो क्या रहेगी, क्या है, किस प्रकार अनुमोदन होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा 2 माह के अंदर होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पत्र जारी हो गया है और लोकसभा का विघटन के समय घोषणा पत्र जारी किया है, ऐसी स्थिति में लोकसभा 2 माह के भीतर
बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए हुए, यानी उसने अनुमोदन नहीं किया गया लोकसभा ने अभी, और विघटित हो जाती है, तो जब भी लोकसभा गठित होगी उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर उसे अनुमोदन करना आवश्यक है, बशर्ते उस समय राज्यसभा ने इसका अनुमोदन कर दिया हो। हम इसको संक्षेप में देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है और लोकसभा का विघटन हो जाता है उसको अनुमोदन करने से पहले ही। तो जब भी लोकसभा गठित होगी, उसकी बैठक होगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको अनुमोदन करना आवश्यक है, किंतु इससे पूर्व यह शर्त रखी गई है कि राज्यसभा ने उस घोषणा का अनुमोदन कर दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और इसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वापस लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन करने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जो मंजूरी है उसको किस प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। तो केवल और केवल सामान्य बहुमत के माध्यम से इसे पारित किया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमने पार्ट फर्स्ट में चर्चा की थी कि राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत के माध्यम से ही लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन सामान्य बहुमत से लगाया जाता है। तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ चर्चा करते हैं विशेष रूप से कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जाएगा तब राज्य में निम्न परिस्थितियां हो। जैसे कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। तो प्रथम है, यदि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में या पूरे राज्य में या किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी हो, पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त यह है कि चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि राज्य में विधानसभा के चुनाव कराने के लिए अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य में भी हम चुनाव नहीं करवा सकते और भारत में या राज्य में या किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो इन 2 कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाया जा सकता है। अब हम यह देखेंगे कि राष्ट्रपति जो शासन है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो राज्य सरकार के जो कार्य है वो केंद्र अपने हाथ में ले लेता है, संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई भी अन्य अधिकारी है उसके अंतर्गत राज्य में शासन करता है। संसद जो राज्य विधायिका है उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगी। अब राज्य की जो विधानमंडल है वह राज्य की शक्तियों पर, राज्य सूची के विषय है उन पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। अब ये सारा अधिकार संसद के पास चला गया, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में या उस क्षेत्र में। राज्य के किसी भी जो प्राधिकरण है या निकाय है उसके संवैधानिक प्रावधान है उनका निलंबन करना भी अब केंद्र के हाथों में है आपके। अब सारे के सारे जो राज्य के प्राधिकरण है वो सारे के सारे केंद्र के अधीनस्थ चले गए। अब उनसे संबंधित जो भी डिसीजन लेना है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद है उसको भंग कर दी जाती है। अब वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। वह इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य में जो विधानमंडल है उसको विघटित कर सकता है या उसको निलंबन भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। साथ ही जो राज्य के जो विधेय है और बजट है ये सारे के सारे संसद के क्षेत्राधिकार में चले जाते हैं। अब राज्य का जो बजट प्रस्ताव है वो भी संसद रखेगी। कोई भी विधेय है, कोई भी नियम कानून है, उनका निस्तारण या उनका निर्माण करना ये अब संसद के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हम इन परिणामों के रूप में राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां केंद्र के क्षेत्राधिकार में या नियंत्रण में आ जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि भारत में या किसी भी क्षेत्र में वित्तीय साख को कोई खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि भारत की आर्थिक स्थिति या जीडीपी है, भुगतान संतुलन है, इसको संकट है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाया
जा सकता है। अब संपूर्ण देश का जो वित्त है, आर्थिक स्थिति है, उस पर निर्णय है वो केंद्र सरकार का हो जाता है। हम देखते हैं इसका अनुमोदन और इसकी समयावधि वित्तीय आपातकाल की, तो इसका भी 2 माह के अंतर्गत इसका संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। 2 माह के अंदर संसद के दोनों जो सदन है उनसे इनकी स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। सेम वही कंडीशन है वित्तीय आपातकाल की भी जो राष्ट्रपति शासन की थी। तो लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए या अनुमोदन किए उसका विघटन हो जाता है, तो लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर इस प्रस्ताव का अनुमोदन आवश्यक है, बशर्ते राज्यसभा ने इसकी स्वीकृति दे दी हो। यदि राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी और राज्यसभा ने इसकी स्वीकृति या अनुमोदन कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो उसकी जो प्रथम बैठक होगी उसके 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन आवश्यक है। तब तक यह वित्तीय आपातकाल जारी रहेगा। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों में इसे मंजूरी प्राप्त हो जाती है, लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने इन्हें इसे मंजूरी प्रदान कर दी है, तो वित्तीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए, इसका कोई समय सीमा फिक्स नहीं किया गया है कि कब तक रहेगा, यह अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे या तो राष्ट्रपति वापस न ले या फिर भारत की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए, तब तक यह वित्तीय आपातकाल देश में लागू रहेगा। हम यहाँ 2 बात स्पष्ट रूप से डिस्कस करते हैं, इसको आप ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि यह कब तक इसको रखना है। साथ ही इसे पुनः मंजूरी संसद की जरूरी नहीं है कि इसे आगे जारी रखने के लिए संसद से वापस अनुमोदन करवाना पड़े। ऐसी इसमें कोई भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि वित्तीय आपातकाल को आगे तक बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी हो। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष बहुमत से और राष्ट्रपति शासन को भी सामान्य बहुमत से और वित्तीय आपातकाल को भी सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है या किया जाता है। सामान्य बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान का बहुमत, जो सदन में सदस्य है उपस्थित है और उसमें मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनके बहुमत से ही इसका अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। साथ ही इसे वापस लेने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक सामान्य घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है इसे वापस ली जा सकती है या ले ली जाती है। ऐसी घोषणा को किसी भी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वापस लेने के लिए राष्ट्रपति एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से इसे वापस ले लेता है। अब हम यह देखते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या है। तो केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति तक विस्तारित हो जाती है, यानी केंद्र सरकार अब संपूर्ण राज्य सरकार है, राज्यों की शक्तियां हैं, राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं, उन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के कर्मचारी है, सेवक है, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा वेतन भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य में या केंद्र में कहीं भी सरकारी कर्मचारी है, उनके वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवा में लगे सभी या किसी भी श्रेणी के कर्मचारी है, साथ ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामले केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। अब राज्य का नियंत्रण नहीं रहता है, वित्तीय स्थिति पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल में राज्य सरकार वित्त पर राज्यों का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, संपूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार भारत में आपातकाल स्थिति में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकालों को डिस्कस किया और किस प्रकार इनकी संविधान में स्थिति दी गई है, हमने उन पर विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।